वेलकम टू जीएस विद कलाम। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में अपने चैनल की पहला वीडियो डाला था जिसमें यूपीएससी का प्राचीन इतिहास का सिलेबस पर चर्चा किया था और मैंने बताया था कि प्राचीन इतिहास के साथ साथ इतिहास के किस किस अध्याय का अध्ययन हमें यूपीएससी के लिए करना है। और ये मैं जो भी इतिहास पढ़ाऊंगा ये यूपीएससी के साथ साथ आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी लाभदायक होगा। तो मैंने जैसा कि वादा किया था कि अगले क्लास से मैं इतिहास की पढ़ाई की शुरुआत करूँगा। तो इसी वादा को पूरा करते हुए आज हम इतिहास का अध्ययन का की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो पाषाण काल को पढ़ने से पहले आइए इतिहास क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी लें। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है बीता हुआ, हास का अर्थ होता है कहानी, यानी बीती हुए समय की कहानी। यानी इतिहास का अर्थ ये भी कहा गया है कि ऐसा ही हुआ था। ई एचकार जो एक प्रसिद्ध इतिहास शास्त्री हैं, उन्होंने इतिहास को अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद कहा है। अतीत और मध्य के दौरान एक सतत संवाद। उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। उन्होंने बताया है कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसी का अर्थ हुआ इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद है। इतिहास को निम्न तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री यानी प्राक इतिहास वो इतिहास है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इस कालखंड के बारे में हमारे लिए जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक है। यानी पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर इतिहास को हम प्राक इतिहास कहते हैं। या समझ गए? प्राक इतिहास का मतलब हुआ वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और इस इतिहास को के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर होना पड़ता है। प्राक इतिहास के अंतर्गत दो काल आते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब जानते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले। तो आद्य इतिहास का लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के की लिपि तो उपलब्ध है, यानी उसके लिखित साक्ष्य हैं। वैदिक काल में के भी लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए ऐसे इति, इतिहास को हम आद्य इतिहास कहेंगे। तो आपको प्राक इतिहास और आद्य इतिहास के बारे में समझ में आ गया होगा। आद्य इतिहास में का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और लेकिन आद्य इतिहास का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है।
प्राक इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन आदि इतिहास का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लेकिन आदि इतिहास के लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे ये आदि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल है। अब आइए जानते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री ये क्या होता है। हिस्ट्री के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के जितने भी इतिहास का उसके बाद के जितने भी इतिहास हैं उसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। यानी हम देखिए प्राक इतिहास काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। आदि इतिहास काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल प्राक इतिहास काल का उदाहरण है, जबकि सिंधु घाटी और वैदिक काल आदि इतिहास का उदाहरण है। और वैदिक काल के बाद जो भी काल आया यानी उत्तर वैदिक काल से लेकर अब तक के काल को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए और उसे पढ़ा भी जाने लगा। अब उसे पढ़ा गया है, अभी भी लोग उसको पढ़ के इतिहास का एविडेंस जमा कर सकते हैं। अब आइए इतिहास के अध्ययन से पहले थोड़े पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास को हम पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास को हम 4 वृहद कालखंडों में बांटते हैं। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई उसके बाद आज तक के कालखंड को हम 4 वृहद कालखंड में बांटते हैं, जिसमें चतुर्थ कालखंड को हम क्वाटरनरी युग कहते हैं। क्वाटरनरी युग को 2 भागों में बांटा जाता है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। समझ गए? पृथ्वी के उत्पत्ति के इतिहास को हम लोग 4 वृहद कालखंड में बांटते हैं, मतलब 4 बड़े बड़े कालखंड में हम लोग बांटते हैं, जिसमें से चौथा कालखंड क्वाटरनरी युग है। क्वाटरनरी युग को हम 2 भाग में बांटते हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। आइए देखते हैं आगे प्लिस्टोसिन क्या है और होलोसिन क्या है। प्लिस्टोसिन युग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल को प्लिस्टोसिन युग कहते हैं। प्लिस्टोसिन युग में ही आदि मानव पृथ्वी पर आया था। आदि मानव के इस विकास के कालखंड को ही पाषाण काल की शुरुआत कहते हैं। प्लिस्टोसिन काल में ही आदि मानव पृथ्वी पर आया था और आदि मानव जब पृथ्वी पे आया तो पाषाण काल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो कोई पूछे आपको पाषाण काल की शुरुआत कब हुई, तो प्लिस्टोसिन युग में, जब आदि मानव पृथ्वी पे आया। उसके बाद शुरू होता है होलोसिन युग। होलोसिन युग होता है 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक के युग को होलोसिन युग कहते हैं। होलोसिन युग में तार्किक मानव का विकास हुआ और इस तार्किक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। और इस युग में हिम युग की समाप्ति हुई। होलोसिन युग में हिम युग की समाप्ति हो गई। होलोसिन युग हुआ की शुरुआत हुई, हिम युग समाप्त हो गया। होलोसिन युग में आदि मानव तार्किक मानव बन गया, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और होलोसिन की शुरुआत के साथ ही हिमयुग समाप्त हो गया। समझ गए? अब आइए हम लोग पाषाण काल देखते हैं। इतिहास की शुरुआत
पाषाण काल से होती है, जिसे हम लोग प्राक इतिहास का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि इस कालखंड में के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अब देखते हैं पाषाण काल। भारत में पाषाण काल के इतिहास की जानकारी 1860 के दशक में रॉबर्ट ब्रूस फुट को मद्रास के समीप अतिरपक्कम से कुछ बहुत पुराने पत्थर के उपकरण मिलने से होती है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये अंग्रेज इतिहासकार हुआ, जो मद्रास के निकट अतिरपक्कम में बहुत बहुत कुछ पुराने पत्थर के उपकरण प्राप्त किया, और ये 1860 के दशक का समय था, और यहीं से हम लोग पाषाण काल की शुरुआत मानते हैं। इतिहासकार का नाम क्या हुआ? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये क्या क्या प्राप्त किया? इसने खोज किया मद्रास के सामने अतिरपक्कम नामक स्थान से पत्थर के बहुत सारे उपकरण। इसी से पाषाण काल की शुरुआत हुई। अब पाषाण काल को हम लोग 3 काल में बांटते हैं। पाषाण काल एक बड़ा काल है, और इस कालखंड में पत्थर के उपकरण की विविधता के दृष्टि से किस तरह के पाषाण पत्थर के उपकरण इस्तेमाल होते थे, उनके गुणों के में अंतर की दृष्टि से हम पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ये लगभग, क्योंकि इसका कोई निश्चित एग्जैक्ट कालखंड में विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसी तरह 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व को हम नव पाषाण काल कहते हैं। यानी देखिए, इसमें ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है। 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व को पूरा पाषाण काल कह रहे हैं। अब देखिए, 10,000 ईस्वी पूर्व के बाद 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं, और नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व का काल। ये ओवरलैपिंग होने का कारण क्या है कि अलग अलग प्रकार के औजार जो मिले, उसका कालखंड क्या है, उसके आधार पर हम पाषाण काल को विभाजित करते हैं। ऐसा नहीं था कि पूरा पाषाण काल के औजार मध्य पाषाण काल के दौरान नहीं मिले, और मध्य पाषाण काल के औजार नव पाषाण काल में नहीं मिले। मतलब स्पष्ट विभाजन का अभाव है, क्योंकि मध्यकाल पाषाण काल की शुरुआत जब हुई, तो उस समय भी पूरा पाषाण काल के औजार मिल सकते थे, और नव पाषाण काल की जब शुरुआत हुई, तो उस समय मध्य पाषाण काल के औजार मिल सकते थे। इसलिए इनमें ओवरलैपिंग देखा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका कालखंड ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि उपकरण जो मिले, जो साक्ष्य जो उपलब्ध हुए, जो पत्थर के औजार जो खुदाई से मिले, उनमें जो विशेषताएं थीं और वो किस काल के थे, उसके आधार पे हम पाषाण काल को विभाजित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल का विभाजन। पूरा पाषाण काल 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड है। यानी एक बहुत बड़ा काल है, और इस काल में भी पत्थर के उपकरणों की विविधता को देखते हुए हम इसे 3 भाग में बांटते हैं:
निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल है 5000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का काल, और इसमें से 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व के काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, और 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं, और 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल, देखिए, पूरा पाषाण काल में पत्थर के कैसे कैसे उपकरण प्राप्त हुए। पहाड़ी नदियों के गिरिपादीय क्षेत्रों में मिलने वाले गोल मटोल चिकने पत्थर को पेबुल कहा जाता था। अब पेबुल यानी गोल मटोल चिकने पत्थर का उपयोग करके पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। पहाड़ी नदियों के गिरिपादियों में क्षेत्र, गिरिपादीय क्षेत्र का मतलब होता है फुट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुट हिल। फुट हिल का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का भाग। वहां पे गोल मटोल चिकने पत्थर मिलते थे, मिलते हैं आज भी, जिसे पेबुल कहा जाता था। पेबुल है, पेबुल से उपकरण बनाए जाते थे, जो कि पूरा पाषाण काल में उनका प्रयोग होता था। और पेबुल से जो उपकरण, पाषाण उपकरण जो बनते थे, वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। को कोर उपकरण और फ्लेक्स उपकरण। फ्लेक्स उपकरण को फ्लक उपकरण की कहा जाता था। कोर उपकरण, जब पेबुल से बड़े प्रस्तर उपकरण, बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जिसे कोर उपकरण कहते थे, और जो पेबुल से जब छोटे प्रस्तर उपकरण बनाए जाते थे, उसे फ्लेक्स या फ्लक उपकरण कहा जाता था। समझ गए? कोर उपकरण क्या था? पेबुल से जब बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उसे कोर उपकरण कहा जाता था, और पेबुल से जब छोटे प्रस्तर उपकरण बनाए जाते थे, तो उसे फ्लेक्स उपकरण कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कुल्हाड़ी, बेधक, चॉपर और चॉपिंग। कुल्हाड़ी, बेधक, चॉपर और चॉपिंग थे। कुल्हाड़ी, बेधक, चॉपर, चॉपिंग याद हो जानी चाहिए आपको। कुल्हाड़ी, बेधक, चॉपर और चॉपिंग। प्रमुख स्थल, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ की पेंटिंग बहुत मशहूर है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ये पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल में शामिल है। इसके अलावा बेलन घाटी, जो उत्तर प्रदेश में है, और सोहन घाटी, ये पाकिस्तान में है, और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे प्रमुख स्थल में से 2 मुख्य स्थल भीमबेटका और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। सोहन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और बेलन घाटी, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, सॉरी। भीमबेटका और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, सोहन घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। याद, आपको याद आ जानी चाहिए। भीमबेटका और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, सोहन घाटी पाकिस्तान में, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। अब आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। आदि मानव जो प्लेस्टोसीन काल में, प्लेस्टोसीन युग में पृथ्वी पे आया था, यही इससे पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। और ये आदि मानव जो पूरा पाषाण काल में था, वो घुमंतु और शिकारी जीवन जीता था। शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहता था, इधर उधर भटकते रहता था, और शिकार की तलाश करता था। यहाँ पे 2 प्रकार के उपकरण मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फलक उपकरण और कोर उपकरण। लेकिन मुख्य तौर पर
कोर उपकरण का प्रयोग किया जाता था, जो बड़े प्रस्तर के उपकरण थे। आदि मानव खाद्य संग्रह नहीं करता था, यानी वो शिकार करता और उसे खा जाता था। उस खाद्य संग्रह के लिए उसकी आदत नहीं थी। उस और आदि मानव पर्वत के गिरिपादीय क्षेत्र में रहते थे, जहाँ पानी की उपलब्धता रहती थी। पहाड़ी के गिरिपादीय क्षेत्र में आदि मानव रहते थे, यानी पूरा पाषाण काल के निवासी पहाड़ी के गिरिपादीय क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ियों और गुफाओं में इनका निवास स्थान था। पहाड़ियों और गुफाएं इनके निवास के स्थान थे। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल के को को 3 बिंदुओं पे हम समझेंगे। क्या-क्या पत्थर के उपकरण इस्तेमाल करते थे, कौन-कौन से प्रमुख स्थल थे और इनकी क्या-क्या विशेषताएं थी। तो मध्य पाषाण काल के उपकरण के बारे में आइए जानते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे, यानी उनका आकार छोटा हो गया था पहले की तुलना में। यानी कोर उपकरण जो फलक उपकरण जो पूरा पाषाण काल में इस्तेमाल होता था, उसका उससे भी छोटे उपकरण बनाए जाने लगे, जो पहले की अपेक्षा ज्यादा धारदार थे और इनका आकार 1 से 4 सेंटीमीटर का होता था। और इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, समलंब आदि होते थे। समझ गए? पूरा पाषाण काल के उपकरण बड़े होते थे और परंतु मध्य पाषाण काल के उपकरण उसकी तुलना में छोटे हो गए, जिनका साइज 1 से 4 सेंटीमीटर का होता था। और इस मध्य पाषाण काल के उपकरण त्रिभुजाकार, आयताकार, समलंब जैसे होते थे। अब आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल के भारत में कौन-कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं। आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में है। बागौर, राजस्थान में है। और भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल में से 2 प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश से थे। एक नर्मदा घाटी था और दूसरा भीमबेटका था। और इसी प्रकार से भीमबेटका जो है मध्य पाषाण काल का भी एक प्रमुख स्थल बना रहा। और इसके अलावा एक आदमगढ़ नाम का स्थल भी हुआ मध्य पाषाण काल में, जो मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा बागौर राजस्थान में प्रमुख स्थल हैं। आइए मध्य पाषाण काल के प्रमुख विशेषताओं को देखें। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण का उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, मध्य पाषाण में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। यह काल आदि मानव की मानव की विकास यात्रा में एक संक्रमण का काल थी। और इस काल में तार्किक मानव होमोसेपियंस का विकास हुआ। होमोसेपियंस क्या है? मध्य पाषाण काल में आदि मानव से तार्किक मानव का विकास हुआ, जिसे हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई। सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल से। आदमगढ़ और बागौर इसके प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, यानी पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य कहाँ-कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागौर जो राजस्थान में है। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सब
ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण है। पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, जिसके भारत में प्रमुख उदाहरण आदमगढ़ और बागौर था। नागौर नहीं, बागौर। न- ये नागौर नहीं है, ये बागौर है। और नागौर भी एक राजस्थान का ही जगह है, और बागौर भी राजस्थान में ही है। लेकिन ये ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए, आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य भारत में मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। सर्व अब अगली विशेषता देखते हैं। सर्वप्रथम इसी काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रयोग किया गया। प्रक्षेप प्रक्षेपण प्रक्षेपण आप जानते ही होंगे, जिसे किसी मतलब किसी औजार को अगर डायरेक्शन दे दिया जाए तो उसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। जैसे आज आधुनिक युग में तो बहुत सारे अम, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रक्षेपास्त्र विकसित किए गए हैं, लेकिन इसकी तकनीक की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, जब तीर धनुष और भाला का प्रयोग शुरू हुआ। ये यानी तीर धनुष और भाला प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपास्त्र तकनीक के प्रथम उदाहरण है। और ये इनका प्रयोग का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलता है। इसको सरल भाषा में जिस जिस उपकरण को फेंक के शिकार किया जाए उसे ही प्रक्षेपास्त्र औजार कह सकते हैं। तीर धनुष और भाला, ये इनका प्रयोग मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय काल 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। नवपाषाण काल में प्रमुख प्रस्तर उपकरण कौन से थे, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। नवपाषाण काल में चमकदार पत्थरों से उपकरण का निर्माण किया जाने लगा। पॉलिश्ड टूल, हाँ, पॉलिश्ड टूल यानी चमकदार, जिस पे पॉलिश किया गया हो, ऐसा चमक। यानी म- अब पर चमकदार उपकरण का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कुल्हाड़ी, बेधक और तक्षनी जैसे औजार बनाए जाने लगे। कुल्हाड़ी, बेधक और तक्षनी, इनका प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हो गया। नवपाषाण काल में पत्थर के उपकरण जो इस्तेमाल होते थे वो चमकदार होते थे। जिस और इन प्रस्तर उपकरणों में कुल्हाड़ी, बेधक और तक्षनी थे। नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरणों का भी प्रयोग हुआ। हड्डी के उपकरण के प्रयोग के उदाहरण हड्डी के उपकरण के प्रयोग के उदाहरण नवपाषाण काल में मिलते हैं। अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल का स्थल है। मेहरगढ़ एक आदमगढ़ था, वो पूरा पाषाण काल का स्थल था। और मेहरगढ़ क्या है, पाकिस्तान में है। और ये नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है। इसके अलावा कश्मीर के दो स्थल महत्वपूर्ण हैं, बुरजहोम और गुफकराल। और इसके अलावा बिहार के सारण जिला में चिरान नाम का एक स्थान है, जो नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है। और कर्नाटक में दो प्रमुख स्थल, संगनकल्लू और पिकलीहल। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। आपको याद हो जानी चाहिए प्रमुख नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं।
पाकिस्तान में कौन सा है? मेहरगढ़। कश्मीर में 2 हैं, ब्रुजहोम और गुफकराल। कर्नाटक में संगनकल्लू और पिकलीहल। बिहार में चिरान जो कि सारण जिला में है, और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुरझौम और गुफकराल कश्मीर में, संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, बिहार के सारण जिला में चिरांद। अब आइए नवपाषाण काल के की प्रमुख विशेषताओं को देखें। नवपाषाण काल में सबसे पहले व्यवस्थित और नियमित खेती की शुरुआत हुई। व्यवस्थित और नियमित खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, और मानव इस समय घुमंतु जीवन छोड़कर अस्थायी जीवन जीने लगा, और इस काल में चमकदार उपकरणों का प्रयोग होने लगा, यानी धारदार उपकरण। सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, और पहिए के आविष्कार के साथ ही यातायात के क्षेत्र में क्रांति हो गई। सर्वप्रथम चाक पर बने मृदभान का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ। चाक पे बने मृदभान आप देखे होंगे। चाक, अगर जो कुम्हार जिससे मिट्टी के उपकरण बर्तन बनाता है, तो ये नवपाषाण काल में भी चाक से बने मृदभान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इस काल में मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, वहां से कृषि के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और बुरझौम और गुफकराल कश्मीर में है, जहां से गर्त निवास यानी गड्ढा खोद के गहराई में आवास बनाए जाते थे। बुरझौम और गुफकराल में गर्त निवास के उदाहरण मिलते हैं। बुरझौम और गुफकराल में गर्त निवास के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा बुरझौम और गुफकराल में मानव के साथ पशु को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी बुरझौम और गुफकराल से 2 उदाहरण मिलते हैं, वो 2 साक्ष्य मिलते हैं। गर्त निवास के साक्ष्य हैं, और दूसरा पशु के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य। बुरझौम और गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में है। बिहार के चिरान से हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। बिहार के चिरान सारण जिला में है, जिससे हड्डी से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा आइए कुछ अन्य बातों को जानते हैं। इलाहाबाद के समीप चौनी मंडो में मध्य का पाषाण काल के मृदभान निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ बाद के साक्ष्य हैं। इलाहाबाद के सामने चौनी मंडो नाम का जगह है, जहां से मध्य पाषाण काल के मृदभांड के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, है ना। चाक पर बने उपकरण जो का निर्माण का साक्ष्य मुख्यतः नवपाषाण काल में मिला है, लेकिन पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद के चौनी मंडो नामक स्थान से। वहां चौनी मंडो में क्या होता था? मृदभांड निर्माण होता था। मध्यकाश कौन से काल के मृदभांड का निर्माण होता था? मध्य पाषाण काल के। इलाहाबाद चौनी मंडो कहाँ है? इलाहाबाद में। चौनी मंडो से मृदभांड निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। वो किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। इसे आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से लगभग 8000 ईस्वी पूर्व में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से 8000 ईस्वी पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से
विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है? बेलन घाटी, जो मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से विश्व के सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति, यानी सब विश्व में सबसे पहले अस्थि से निर्मित मूर्ति का प्रयोग का साक्ष्य बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान में हुआ। कश्मीर के बुर्ज होम से, बुर्ज होम का अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान, वहां से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास, कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और इसी के साथ आज मैं अपने क्लास का अंत करता हूँ। धन्यवाद। और एक जानकारी आपको देता हूँ, ये जो भी मैं तथ्य बताया हूँ और ये जो भी मैं स्लाइड्स आपको मैं दिखाया हूँ, इस स्लाइड का एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज इतने में ही अपना क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरी तरह से देखें, और इसे लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।